जब आपको ये हुआ और जिस दिन आपको ये पता चला तो आपकी प्रतिक्रिया या आपको कैसा लगा? पहले तो लगा कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कुछ अलग तरह के सिम्टम्स थे? देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं इस डिजीज़ के हर एक इंडिविजुअल के साथ ना अलग होते हैं। तो 3 बजे मुझे स्कूल में कॉल आती है मेरे हस्बैंड की ही, और वो मुझे कहने लगे कि आप ना हनी थोड़ी लंबी छुट्टी लेके घर आ जाओ। 5-6 महीने पहले से ये जो था आपके साथ हो रहा था, सिम्टम्स आ रहे थे, आप इसको नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने देर कर दी है। मेरे घर का माहौल ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ पे कोई ऐसा मातम सा छा गया है। ऐसी फैमिली शायद ही किसी को मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ही पेनफुल एक आपका ट्रीटमेंट है। चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सिर इतना हैवी हो जाएगा, वॉमिट आएगी, फिर आपकी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके बाल निकल गए थे क्या? बिल्कुल पूरे निकल गए थे। एक्सेप्ट करना इस चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अब इतना जो ये कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो इसका क्या एक रीज़न है? एक तो देखिए पेस्टिसाइड्स जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बिल्कुल। बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम घर पे सब्जी उगाएं या घर पे चीज़ें बनाएं। ये तो नॉट पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा खुद से ही हेल्दी खाना स्टार्ट करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। एक लकड़ी और एक नौका दोनों दरिया में थे और लकड़ी को थपेड़े बज रहे थे पानी से, और नौका जो थी वो तैर रही थी और लोगों को भी पार करवा रही थी। तो लकड़ी को अचरज हुआ, उसने ईश्वर से पूछा कि ऐसा क्यों, मैं भी लकड़ी और ये भी लकड़ी की बनी हुई नाव है। ईश्वर ने उनको जवाब दिया कि ये जो नौका है इनका सफ़र कैसा रहा ये आपको मालूम नहीं। ये पहले मिस्त्री के हाथ में गई, इसको काटा गया, छीला गया और उसके ऊपर फिर कीले ठोकी गई, तब ये नौका तैयार हुई। तब ये खुद भी दरिया पार कर रही है और लोगों को भी किनारे लगा रही है। नमस्कार, मैं भावना मरोल द पहाड़ी पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत करती हूँ। जो प्रसंग मैंने आपके साथ शेयर किया, उस प्रसंग के ही संदर्भ में जो आज हमारे अतिथि हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगी। हनी शेख हमारे चंबा से हैं, RBS स्कूल में एज ए टीचर कार्यरत हैं और 18 सालों से टीचिंग जॉब में ही हैं। उनके बारे में विशेष जो है वो एक बहुत भयानक, जिनका नाम भी परिवार वाले दुनिया में कोई सुनना भी नहीं चाहता, वो है कैंसर। जी हाँ, वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझकर, लड़कर, हिम्मत से उससे पार करके बिल्कुल आज बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रही हैं। मैं चाहूँगी कि वो अपना सफ़र, अपनी यात्रा जैसे उन्होंने बिताया, जैसे उन्होंने झेला, किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया, उनसे हम जानेंगे। स्वागत करती हूँ हनी जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो हनी जी, जैसे इस बीमारी का नाम है जो शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता, कैंसर, जब आपको ये हुआ और जिस दिन आपको ये पता चला तो आपकी प्रतिक्रिया या आपको कैसा लगा? कैसे आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया या क्या मनोभाव थे? देखिए, मैं तो ये बताना चाहूँगी कि एक्सेप्ट करना इस चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पहले तो जब मुझे सिम्टम्स आए और जब मुझे लगा कि कुछ है अलग सा मेरी बॉडी के साथ हो रहा, तो मुझे पहले तो लगा कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा कि आप किसके साथ आए हो। तो डॉक्टर ने जब मुझसे पूछा कि आप किसके साथ आए हैं, तो मुझे ऐसी एक फीलिंग तो आई कि शायद कुछ अब गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो मुझसे पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं अकेली गई थी तो उनको मैंने बड़े स्ट्रांगली कहा कि देखिए, इतनी स्ट्रांग तो मैं हूँ जो आप बताना चाहते हैं, और जो मैं दिखाने आई हूँ तो मैं इतनी स्ट्रांग तो हूँ कि मैं ये सुन पाऊँ। तो मैंने कहा आप डायरेक्टली मुझसे कह सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या हुआ है। फिर भी डॉक्टर ने वो नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा कि आपने देर कर दी है मैम, आपके साथ ये 5-6 महीने पहले से ये जो था आपके साथ हो रहा था, सिम्टम्स आ रहे थे, आप इसको नहीं पहचान पाए, लेकिन आपने देर कर दी है। तो जैसा भी हो, जब उन्होंने कहा देर कर दी है तो मेरे माइंड में तो पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन फिर भी मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैम आपको BCA ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और 5-6 मंथ्स हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिख दिए कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, ये टेस्ट करवाएं, तो जब रिपोर्ट आएगी तब आप क्लियर कर पाएंगे कि
कौन सी स्टेज का है, लेकिन आपको हो चुका है। हनी जी, जब आपको सिम्टम्स आ रहे थे तो आपको कभी ये कुछ अलग तरह के सिम्टम्स थे या मतलब नॉर्मल जैसे हमें कुछ छोटी मोटी परेशानी दिक्कत शरीर में आती हैं उस तरह के थे या कुछ अलग से थे वो? देखिए, इसके सिम्टम्स जो हैं इस डिजीज़ के, हर एक इंडिविजुअल के साथ ना अलग होते हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाते उन सब चीज़ों को। लाइक बॉडी लथार्जिक सी हो रही थी, आइज़ डीप पड़ रहे थे, ब्लैक डार्क सर्कल्स हो रहे थे, भूख महीने से भूख नहीं लग रही थी मुझे, तो थकावट से ज़्यादा फील होती थी। तो ये नॉर्मल से थे, मेरे को सिम्टम्स आ रहे, तो मैं नहीं कर पाई इमेजिन कि इतना बड़ा कुछ होने वाला है मेरे साथ, जब तक मुझे वो लंप जो थी मेरी ब्रेस्ट में वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। तो देखिए, मैं वैसे तो बहुत एक्टिव रहती थी अपनी हेल्थ को लेके, हेल्थ कॉन्शियस थी, तो ध्यान रखती थी। जैसे ही मुझे वो लंप डिटेक्ट हुई, मैं वेरी नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई, और जो भी था विद इन 1 और 2 डेज़ वो पिक्चर क्लियर होगी कि क्या हुआ है। लेकिन सिम्टम्स मैं मेन बताती हूँ। एक सबसे बड़ा सिम्टम जो था, बहुत बड़ा, वो निगलेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने उसके बारे में, मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी। जी। हम लेडीज़ क्या करती है ना, कहीं पिछले महीने जो बीमार होने से 1 महीने पहले क्या हुआ मेरे साथ, कहीं ना कहीं जब मैं अपना इंस्टा या फेसबुक स्क्रॉल करती थी ना, तो वहाँ ब्रेस्ट कैंसर के ना आती थी लाइंस कि अच्छा ये सिम्टम्स होते हैं, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर देती थी। मैंने कहा मुझे थोड़ी होगा, मैं क्यों देखूं? बिल्कुल सही। तो मैं वो नॉलेज ना नहीं ले रही थी, मुझे थोड़ी होगा, मैं क्यों देखूं इसको? सही बात है। तो मैं स्क्रॉल कर दे रही थी कि क्या क्यों देखना है, मुझे ज़रूरी नहीं है देखना। और वो चीज़ें मेरे साथ चल रही थी और मुझे मालूम ही नहीं था। अगर मैं उनको पढ़ लेती या मैं डॉक्टर्स की वो जो बता रहे थे वो मैं सुन लेती, तो शायद मुझे पता होता। दिसंबर मंथ में मुझे जो था, मेरी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हुआ था एक लिक्विड सा ना, वाइट सा, तो वो सबसे बड़ा सिम्टम था और मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और वो मैंने मॉर्निंग में जब नहाने के लिए गई तो वो मैंने चेक किया, कुछ ऐसा था, बट वो मतलब लेडीज एज यू नो, लेडीज का होता है, हो गया होगा कुछ नॉर्मली कुछ हो गया होगा, तो मैंने उसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं। अगर वो उस टाइम पे अगर मैं उसको सीरियसली लेती या मैं किसी से डिस्कस करती, क्योंकि देखिए ऐसी चीज़ें ना हम डिस्कशन नहीं करते हैं, बिल्कुल किसको बताएंगे, डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरी भी यही गलती रही कि मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने किसी से डिस्कस ही नहीं किया इस बारे में कि ऐसा कुछ हुआ है, तो शायद तब मुझे पता चल जाता और वो कैंसरस ना भी होती मेरी लंप। जी, जो ये बहुत बड़ी बात कही है हनी जी ने, अवेयरनेस, कि हमें अवेयर रहना चाहिए कि कहीं हमें कोई लंप या जो उन्होंने सिम्टम्स बताए कि लथार्जिक होना या थकावट महसूस होना, डार्क सर्कल होना, या आपके कोई ऐसे लिक्विड है अगर आपके ऐसे वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, जिससे शायद बहुत सारे हमारे जैसी औरतों को मदद भी मिल सकती है और वो ख्याल भी रख सकती हैं। तो जब आपको ये पता चल गया डॉक्टर के पास बैठे हुए कि आपको ये हो चुका है, हनी जी, ये बहुत हिम्मत की और हौसले की बात होती है कि जब आपको ये पता चलता है कि आप एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ये अभी आपने कहा कि हम ये सोचना भी नहीं चाहते, आप भी स्क्रॉल कर देती थी कि मुझे क्यों होगा ये। हर कोई ऐसा सोचता है क्योंकि हम तो हो ही नहीं सकते। लेकिन देखिए, फर्स्ट थॉट तो मेरे माइंड में ये था, वाई मी, मुझे ही क्यों हुआ। मैं तो अपनी इतनी अच्छी लाइफ जी रही थी, सब कुछ हैप्पीली हो रहा था, बहुत अच्छे से। फ्यूचरिस्टिक हूँ मैं, फ्यूचर मतलब प्लान करना है कि पूरे ईयर की प्लानिंग कर ली है मैंने कि अच्छा मैंने नेक्स्ट ईयर ये वेंचर करने हैं, मैंने ऐसे करना है। तो मतलब ये कहाँ से आ गया एकदम से, और मैं बोलूँ वाई मी, मुझे ही क्यों चुना गया इस चीज़ के लिए। तो जब डॉक्टर ने मुझे कहा था तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल अकेली गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। वो उस टाइम अपने प्रैक्टिकल्स ले रहे थे +2 का ना, तब बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे जी। तो मैंने उनको कॉल किया कि डॉक्टर ने ना मुझे कहा है कि तुम्हें CA हो गया है। तो ये तो शॉक थे, पर मैं बहुत स्ट्रांग थी, मैं बिल्कुल नहीं रोई, कोई आंसू नहीं थे। अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं ना, इसको तो लड़ना है, आपको देखना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं आप ना आए, मैं अपना सारे चेकअप्स करवाती हूँ। अभी डॉक्टर ने कहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो टेस्ट करवाते हैं, चेकअप्स करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो शुरू से ही इसको स्ट्रांगली लिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक जो
था कि पता नहीं अब क्या होगा लाइफ के साथ, मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी, कितना ज़्यादा स्वे हो चुका है मुझे, कौन सी स्टेज है। तो कहीं ना कहीं माइंड में तो देखो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई बड़ी बीमारी हो ही जाती है तो आप क्या करोगे? बस। आप उससे लड़ोगे या उसके डर से आप जीना छोड़ दोगे? तो ये दो चीज़ों में से आपको क्या चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो कोई भी बीमारी जो है, मैं हमेशा आपसे पहले भी मैंने कहा था जी। कि कोई भी बीमारी है वो शरीर के अंदर है आपके, आपने वो बीमारी शरीर से अपने दिमाग में नहीं लानी है। बहुत बढ़िया। जब तक आप उस बीमारी को दिमाग में नहीं लाओगे आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। हाँ, जैसे कि आपने किया, क्योंकि जब अभी बता रही थी आपके, जब आपको डॉक्टर ने ये बताया और आपने अपने हस्बैंड को सूचित किया कि इस तरह से हो चुका है, तभी से आपने शायद अपने मन को मजबूत कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं हनी जी, जब आप घर पहुंचती हैं, बहुत सारे अपना माहौल, अपने परिवारजनों को देखते हैं, बच्चों को, माँ बाप को, तब कहीं ना कहीं तब हमें, शायद मैं ये समझती हूँ, तब हमें डर लगता है कि ज़िंदगी छूट ना जाए। लेकिन जिस तरह से आपने विल पावर रखी, तो उसके, ये जो आपने डॉक्टर से आप मिली थी वो चंबा हॉस्पिटल में हैं अरविंद भाटिया, डॉक्टर अरविंद भाटिया जी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने एकदम से डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी तो पता ही नहीं चलता है ना आपको। लेकिन उन्होंने मुझे फिजिकली ही चेक किया था और उन्होंने उसी टाइम उन्होंने बता दिया। अगर वो इतनी जल्दी बताते नहीं या मुझे डराते नहीं कि आपने देर कर दी है, तो शायद मैं फिर से थोड़ा सा लीनियंट हो जाती और मैं सोचती कि नहीं करवाएंगे टेस्ट, ऐसा है। लेकिन उन्होंने उसी दिन मुझे कहा कि आपने देर कर दी। तो अगर वो शब्द वो उनके ऐसे नहीं होते तो मैं इतनी जल्दी अपना टेस्ट भी नहीं करवाती, चेकअप नहीं करवाती और मुझे पता भी नहीं चल पाता। जी, तो उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए जी। जी, तो जो ट्रीटमेंट था, जो आपका ये सीए का ट्रीटमेंट रहता है, सुना है कि बड़ा पेनफुल होता है, फिजिकली ही नहीं एज वेल एज मेंटली भी। तो आपको कैसा अपने लिए सपोर्ट रहा और फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? आप सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि जब आपकी फैमिली को पता चला तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मेरे टेस्ट जो थे वो सैटरडे को हुए और ये हो गया कि अगले दिन संडे है, रिपोर्ट्स आपकी मिलनी नहीं है। तो वो जो 2 रातें काटी थी बहुत मुश्किल भरी थी। लेकिन ये था कि पहले तो जाते ही हमने फैमिली को इतना क्लियर नहीं किया कि डर जाएंगे, रिपोर्ट्स आती हैं फिर हम बताएंगे। लेकिन ये था कि हस्बैंड को, ब्रदर इन लॉ को, इनको पता था कि ये क्या हो रहा है। संडे का दिन भी ऐसे निकला, टेंशन में ही, रात को नींद नहीं आई। मंडे मॉर्निंग मैं स्कूल चली गई और रिपोर्ट मंडे को आनी थी, तो मुझे लगा देखा जाएगा, जो रिपोर्ट आएगी देख लेंगे। मैं स्कूल निकल गई। अच्छा। और नियर अबाउट मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे रिपोर्ट्स आ चुकी थी और मुझे नहीं बताया गया, मैं स्कूल में थी। तो 3 बजे मुझे स्कूल में कॉल आती है मेरे हस्बैंड की ही, और वो मुझे कहने लगे कि आप ना हनी थोड़ी लंबी छुट्टी लेके घर आ जाओ। तो मैंने कहा रिपोर्ट आ गई? कहते नहीं, यहाँ की जो रिपोर्ट है उनसे ना क्लियर नहीं हो पाया है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले सर्जरी करवा लो, लंप निकलवा लो, फिर देखते हैं। तो स्कूल से वो मैं लंबी छुट्टी लेके घर आई। कहीं ना कहीं तो टेंशन थी मुझे, क्योंकि मुझे जिन्होंने टेस्ट किया था FNAC मेरा, जिन डॉक्टर ने, वो मेरी नॉन थी। उन्होंने मुझे कहा था कि हनी जी आप प्रिपेयर रहिएगा मंडे के लिए, रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही आने वाली हैं। बट फिर भी जब तक आपके हाथ में रिपोर्ट नहीं आती है ना, तब तक आपको लगता है कि शायद ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और कुछ ना निकले। हाँ। जैसे ही मैंने घर के अंदर एंटर किया है, मेरे घर का माहौल ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ पे कोई ऐसा मातम सा छा गया है। सब रो रहे हैं और इतनी जोर जोर से रो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या ही करूं। सब मुझे गले लगा रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। उतने में मेरी डॉटर थी उस टाइम 6 इयर्स की, वो काफ़ी डर गई और वो रोने लगी कि मेरी मम्मा को क्या हो गया है। तो देखो, मुझे ना रोने का मौका नहीं मिला, मुझे अपनी बेटी को देखना था। उसको लगा कि मेरी मम्मा को कुछ हो गया है, सब रो रहे हैं, उनको गले लगा के उसको हिम्मत देने के लिए मैंने कहा नहीं बेटा, मम्मा ठीक है, कुछ नहीं है, छोटी सी कोई प्रॉब्लम होगी, डिजीज, सर्जरी होगी, मम्मा ठीक हो जाएगी। तो रोने का मौका नहीं लगा। लेकिन मेरी फैमिली, आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसी फैमिली शायद ही किसी को मिलेगी। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे और इतनी अच्छी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही मूव कर गए और 6 महीने के लिए जो थे वो लोग मेरे साथ जम्मू रहे। तो मतलब आप, ये सच में बड़े मतलब भाग्य की बात होती है कि आपके इन लॉज, जी, आपके इन लॉज इतने कोऑपरेटिव और
आपको अपना बच्चा या अपना हिस्सा माने, तो सच में आप भाग्यशाली हैं इस मामले में। तो उन्होंने आपको मतलब पूरा साथ दिया, आपके साथ पूरी फैमिली। जम्मू, आपका ट्रीटमेंट जम्मू मेरा हुआ जम्मू था? में हुआ था, AOI अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में मेरा जी। ट्रीटमेंट हुआ पूरा। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नदीम शौकत जी, जिन्होंने मेरा पूरा कीमो और रेडिएशंस का देखा, और जिन्होंने मेरी सर्जरी की डॉक्टर सुजीत भट्ट, जी। बहुत वेल नोन डॉक्टर हैं जम्मू के। तो इसका जो ट्रीटमेंट, जैसे अभी आपने नाम लिया कीमो, तो सुना है कि बहुत पेनफुल होता है, तो किस तरह से अपने अपने मन को मजबूत किया, या आपको किसी ने मजबूत किया, किस तरह से वो चीज़ों से निकली? सर्जरी बाद में हुई, पहले कीमो हुआ, किस तरह का ट्रीटमेंट रहता है ये? पहले तो सबसे पहले टेस्ट होते हैं, वो अपने टेस्ट लेते हैं, जैसे पेट स्कैन। अब पेट स्कैन आ गया है, जिससे आपको वो रेडियो एक्टिव मेडिसिन डालते हैं आपके अंदर, और जहाँ जहाँ आपको कैंसर सेल्स होंगे वो रेडियम की तरह ग्लो करने लगता है, तो जिससे पता चल जाता है कि आपकी पूरी बॉडी में कैंसर के सेल्स कहाँ कहाँ हैं। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ये। तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपको एग्जैक्ट सर्जरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितना जो कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है बॉडी में। तो वो सारे टेस्ट हुए, उसके बाद स्टेज का कंफर्म हुआ कि अभी मेरी 2nd स्टेज है। अच्छा। तो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया कि पहले हम सर्जरी करेंगे, फिर कीमो होगी, फिर रेडिएशन होगी। तो पहले मेरी सर्जरी हुई जी, सर्जरी परफॉर्म हुई। अच्छा, उसके बाद 1.5 मंथ के बाद फिर कीमो स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, और 2 साइकिल्स हुए। 2 साइकिल्स के अंदर 4 का साइकिल था, ये से 8 टोटल कीमोज होती हैं। अच्छा। और देखो आज तक हमने, जैसे आपको मैंने बताया कीमो, आपको क्या लगता है कि कीमो क्या है? इंजेक्शन है, क्या है, क्या मतलब कैसे देते हैं? सुना है कि भी कीमो कुछ बहुत ही, मतलब जितनी हमारी बीमारी खराब नहीं होती, जितना कीमो ट्रीटमेंट जो पेनफुल, बहुत दर्द से भरा होता है, उसमें बाल चले जाते हैं, आपकी खूबसूरती खराब हो जाती है। तो ये मतलब एक तरह का फिजिकल ही नहीं, मेंटली भी आप कितना स्ट्रेस में आ जाती होंगी। कोई भी हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कीमो जो थेरेपी है वो सुना है। तो आपके जरिए हम जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या है, इतना स्ट्रेस क्यों होता है कीमो को लेकर? नहीं, सच में कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ही पेनफुल एक आपका ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं है, इंजेक्शन की तरह नहीं लगता है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे आपको लग गया, ग्लूकोज लग जाता है, तो उस टाइप का मेडिसिन होता है। अच्छा, आपको वो लिक्विड जो है वो आपको थ्रू वेन्स आपके डालते हैं वो, तो वो चलता है। लेकिन उसका जो है, आप जब लग रही है कीमो तो आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। लेकिन उसके 2-2.5 घंटे बीतने के बाद आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, सिर इतना हैवी हो जाएगा, वॉमिट आएगी, फिर आपकी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे लग रहा है कि अंदर से जल रहा है, कुछ जल रहा है। हाँ, कुछ जल रहा है। यहाँ पूरी वेन्स जो जलना शुरू हो जाती हैं। 3-4 डेज तक उसका जो है वो असर रहता है आपकी बॉडी में। आप कुछ नहीं कर पाते हो, उठ नहीं पाते हो, आपको कोई चाहिए जो आपको उठा के लेके जाए, खाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। और सबसे बड़ी बात, जब कीमो लगता है तो आपको वो पेन भूल जाती है, लेकिन आपके माइंड में फर्स्ट थॉट होता है आपके बाल जाएंगे क्या। तो सबसे पहले एक वो डर था कि तो कीमो स्टार्ट हो गई है। आपके बाल निकल गए थे क्या? बिल्कुल पूरे निकल गए थे। पूरे तो नहीं, स्टार्ट हुए थे अभी जस्ट निकलना। 2nd कीमो के बाद हल्के हल्के गिरने शुरू हुए, तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया और मुझे लगा कि मुझे ना शेव करवा देना चाहिए। तो मम्मा, मेरी मदर इन लॉ जो है, वो नहीं मान रही थी। वो कह रही थी मैं नहीं देख पाऊंगी तुम्हें ऐसे। तो वो रोज़ कॉम करती थी मेरे, तो वो जब हेयर लॉस होता था कॉम के थ्रू तो बहुत रोती थी। वो जितनी बार कंघी मारती जाती थी वो रोती जाती थी। बाल निकलते थे, वो बहुत रोती थी। तो मैंने उनको बोला मम्मा आप खुद को स्ट्रांग करो, मैं भी स्ट्रांग होंगी। मैंने कहा एक बार में इसको ख़त्म करते हैं, आप रोज़ रोओगे, इतना रोज़ रोओगे, एक दिन कर देंगे ख़त्म, आप एक ही दिन रोओगे। तो नहीं मान रहे थे वो, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको मनाया। अच्छा। फिर हाँ, वो कह रहे थे कि मैं नहीं देख पाऊंगी तुम्हें ऐसे। फिर उन्होंने मुझे अलग से रूम में भेज दिया, वहाँ पे शेव करवाया मैंने। अच्छा। तो उनको लगा शायद ये किसी के सामने ऐसे नहीं आ पाएगी, और मैं वैसे ही बाहर निकली सबके सामने कि अगर आज मैं हेजिटेट कर जाऊंगी फिर मैं इतना टाइम कैसे स्पेंड करूंगी, कैसे निकालूंगी। जब आपने बालों को शेव करवा लिया तो देखिए, वैसे तो ये इतनी बड़ी चुनौती के सामने, ये बहुत छोटी चुनौती, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत छोटी चुनौती लग रही है, क्योंकि ये फिर से आ जाएंगे। लेकिन
अपने आप को इस तरह से देखना और अपने मनोबल को कायम रखना शायद बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो जैसे अभी आप अपने मदर इन लॉ की बात कर रही थी कि उन्होंने आपसे कहा कि वो आपको इस तरह से नहीं देख सकती, तो कोई भी माँ अपने बच्चों को सचमुच मुसीबत में या ऐसी परिस्थिति में नहीं देखना चाहेगी। ये जिस तरह से आपने हौसला रखकर उन चीज़ों का सामना किया और उस चीज़ से तभी शायद आप निकल भी पाई, बिल्कुल वही एक बात थी, एक आपकी फैमिली का हौसला जो एकजुट होकर आपके साथ थे दिन रात, और दूसरा आपका जो मानसिक संतुलन या मैं बोल सकती हूँ विल पावर, जीने की चाह। तो वो जो एक हमारे अंदर रहती है जीने की चाह, हमें जीने के लिए एक पर्पस होता है, आपकी बिटिया, आपका परिवार, वो सब। तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने लिए तो नहीं, इनके लिए भी जीना है और अपने लिए भी कुछ, जैसे आप कह रहे थे कि आप फ्यूचर को लेकर बहुत सारी प्लानिंग करती हैं, ये करना चाहते, तो शायद ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें हार जब मान लेते हैं हम, तब शायद हम हर चीज़ से छूट जाते हैं, तब हमें शायद परिवार भी नहीं दिखता, हम खुद को भी नहीं देख पाते। एज वेल एज जब आपकी ये कीमो भी ख़त्म हो गई, जब आपको लगा कि आप आधी जंग जीत चुकी हैं, तब आपको कैसा महसूस हुआ फिर? और एक और ज़रूरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, समाज, सोसाइटी, एक तो परिवार होता है जो आपको हौसला अफजाई, और सौभाग्य से आपका परिवार बहुत ही अच्छा और आपका साथ देने वाला रहा, लेकिन समाज, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, वो हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो जब उनको पता चला कि आपको ये हुआ है, तो उनकी प्रतिक्रिया या आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? आपका रिएक्शन कैसे थे कि आपको लगता था ये मेरे बारे में बात कर रहे होंगे या मुझे देखा होगा इन्होंने, ये क्या क्या सोच रहे थे? तो कैसा अनुभव था ये? ऑल इन ऑल जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा, और मैं आप ही के शो के माध्यम से सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, शायद इसीलिए मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई हूँ। जैसे ही ये न्यूज़ जो थी वो स्प्रेड हुई रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, सबको पता चली, इतने फ़ोन कॉल्स आते थे, मतलब दिन में 100 फ़ोन कॉल्स तो हम लोग अटेंड करते थे, इतने मैसेजेस, इतने बेस्ट विशेस। और एक बड़ी अच्छी बात मैं बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स जो थे, एक स्टूडेंट है मेरी, उसका स्पेशल नाम लूँगी मैं, यावी। उसकी मदर ने मेरे लिए गुरुद्वारे में जाके प्रार्थना की और उन्होंने मेरे लिए पाठ रखवाया, उन्होंने मन्नत मांगी, और जब मैं चंबा वापस आई अपना ट्रीटमेंट ख़त्म करके, फिर वो मुझे अपने साथ गुरुद्वारा लेके गई प्रॉपर। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने मेरे लिए पाठ करवाए थे, पूजा स्पेशल करवाई थी कि हमारी मैम जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है मेरे, मदर वाली साइड से, इन लॉज वाली साइड से, सबका बहुत सपोर्ट रहा। ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट हाँ कि जब आप मार्केट में, मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं ये ट्रीटमेंट के बिटवीन आई थी बीच में एक बार, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें आउटिंग पे लेके चलते हैं। पहली बार जब मैं घर से बाहर निकली, वो हेड कवर किया हुआ था मैंने, तो मुझे ऐसे लगा कि ये गाड़ियाँ मेरे ऊपर आ जाएंगी, सब मुझे देख रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरी शायद दुनिया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा था कि मेरी दुनिया जो है ना, वो जो हॉस्पिटल में लोग हैं मेरे जैसे, वो मेरी दुनिया है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तो थोड़ा सा डर बैठ गया था, किसी से इंटरेक्शन करने से थोड़ा सा हेजिटेट होती थी। फिर लोग बोलते थे अच्छा हाँ, ये देखो, पॉइंट आउट करते थे कि अच्छा ये वो जा रही है, इसको हुआ था, इसको हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता कि सोसाइटी का जो, नहीं उनको मैं गलत भी नहीं कहूँगी, लेकिन हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि अगर वो इतनी बड़ी डिजीज से आई है, देखो वो कैसे चल रही है, वो क्या कर रही है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे दिखती है। और मेन लोगों को ये जानना होता है, इसके बाल चले गए हैं क्या, इसकी अपनी सबसे बड़ी बात है कि इसके बाल गए हैं क्या। तो वो बहुत सारे शायद उनके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते होंगे। तो मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी कि अच्छा उन्होंने गलत, वेल विशेस थे, प्रे सबने किया था मेरे लिए। तो ऑल इन ऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, शायद इसीलिए मैं जल्दी भी ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से हनी जी, जो घर पे औरतें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, या नौकरी पेशा हैं, या बिजनेस वुमेन्स हैं, उनको मैं कुछ आपके जरिए संदेश दिलवाना चाहती हूँ कि किस तरह से वो अवेयर रहें
अपने फिजिकल चीज़ों को लेकर कि उनको ये बड़ी मुश्किल, जैसे आपने बताया शुरू में कि सिम्टम्स थे, तो जी। क्या उन सिम्टम्स को हमें चेक करते रहना चाहिए? किस तरह से हमें अवेयर रहना चाहिए ताकि हमें समय रहते पता चल जाए? क्योंकि हर कोई शायद सौभाग्यशाली नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ लेडीज को बहुत देरी से पता चलता है। तो किस तरह से आप अपने जरिए ये संदेश देना चाहेंगे कि कैसे अवेयर रहें, मानसिक और फिजिकली भी? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पता क्या है, मैं खुद क्या हूँ, मुझे पहले खुद को देखना है। अगर मैं हेल्दी हूँ तभी मैं सबका ख्याल रख पाऊंगी। बिल्कुल। लेकिन हम लेडीज़ में होता है कि नहीं, पहले बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी या अपनी कोई तकलीफ है उसको निगलेक्ट करती जाती हैं। हाँ, पीछे रखते मेन है। हैं। अच्छा, अब तो ऐसा है कि अगर आपको हल्का सा सर दर्द, मैं सभी को यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको हल्का सा सर दर्द भी होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हो गया होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ इंडिया में मेन जो है प्रॉब्लम, हम लेडीज में स्पेशली, कि हम डॉक्टर के पास जाने से पता नहीं क्यों हिचकिचाती हैं, बहुत कि हम जाना ही नहीं चाहती हैं। कुछ भी यहाँ घर पे गोली खा ली, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, आपके पास डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाएं, दिखाएं और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो स्टार्ट करें। और ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था कि ये क्या रीज़न है, अब इतना जो ये कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो इसका क्या एक रीज़न है। एक तो देखिए पेस्टिसाइड्स जो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बिल्कुल। बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम घर पे सब्जी उगाएं या घर पे चीज़ें बनाएं, ये तो नॉट पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा खुद से ही हेल्दी खाना स्टार्ट करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है जी। सबसे पहले तो। जंक इसका एक मेन रीज़न है, जंक फूड कहते हैं। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। देखिए लाइफ में ना बहुत कुछ आता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम कोई आ गई है तो आप क्या करेंगे, उस पर स्ट्रेस लेंगे, टेंशन से अगर आप वो करेंगे तो आपसे तो सॉल्व होगी नहीं। लेकिन स्ट्रेस से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी वो बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको हो जाएगी। तो इससे बेटर है कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी बीमारी, डिजीज या कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, लेकिन उसको आपने जो है वो अच्छे से उसके साथ डील करना है, डील स्ट्रांगली डील करना है। मतलब समझौता ना करके उसको एक्सेप्ट करके कैसे फाइट करना है सिचुएशन के साथ, तब हम उस पे जीत पाएंगे या उससे निकल पाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो प्रॉपर एवरी मंथ जो है वो लेडीज खुद का चेकअप कर सकती हैं। आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है, आप निकालें उसको, देखें कि एवरी मंथ आपको कैसे वो चेक करना है, कैसे ध्यान रखना है अपना। उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे मेन सिम्टम जो उसका था, जो मुझे बाद में पता चला, नीज के नीचे जो आपकी लेग्स है ना, इसमें आपको पेन होता है, आप चल नहीं पाते हो, आपको लगता है कि मेरी ना टांगे चल ही नहीं रही हैं, मैं चल रही हूँ लेकिन मुझे रुकना है, मुझे थक गई हूँ मैं। तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और दूसरा ये, जैसे आपको एक्स्ट्रा हार्मोन्स की टैबलेट देते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो आपको हार्मोनल टैबलेट्स जो दी जाती हैं, एक वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। और शायद मेरे केस में ऐसा हुआ, मुझे ओवेरियन सिस्ट थी, तो मैं 1 ईयर से ना उसका ट्रीटमेंट ले रही थी। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने मुझे हार्मोन्स की टैबलेट पे ही डाला था। तो मुझे लगता है शायद कि वो एक रीज़न हो सकता है कि जो मुझे हुआ। तो जितना हो सके ये मेडिसिन्स जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए और आपको ऐसे हील होने की ज़रूरत है। बहुत ही उम्दा जानकारी दी है हनी जी, जो शायद आम जन को या आम जो घर पे फीमेल्स हैं उनको ना पता हो। जिस तरह से आपने बताया कि अगर आपके नीज से नीचे आपको पेन होती है या आपको थकान महसूस होती है, तो ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है ना हो, लेकिन हो भी सकते हैं। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। आपकी ज़िंदगी भी लंबी हो सकती है और आपका परिवार भी खुश रह सकता है। उसके बाद जब आपने इस पे जब आपका ये कैंसर का जो था प्रॉब्लम वो ठीक हो गया, तो उसके बाद जो आपका लाइफस्टाइल था या आपका जीवन था, किस तरह से उसमें कोई बदलाव आता है, या आपको खाने पीने से लेकर आपके सोचने की शैली से आपको रहने सहने का उसमें कोई अंतर रहता है, या वैसा ही नॉर्मलाइज हो जाता है, सब कुछ आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे इस बीमारी से पहले था? देखिए इतनी जल्दी तो नहीं होता, मैं
कहूँगी कि इतनी जल्दी इतना इजी नहीं है इस सब चीज़ों से बाहर निकलना। वैसे तो बड़ी स्ट्रांगली मैंने इस चीज़ को हैंडल किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो थॉट्स एकदम से आते थे कि अच्छा इतना इतना सब कुछ हुआ, इतनी तकलीफ में रही, फैमिली भी पूरी शैटर्ड हो चुकी थी मेरी, तो बड़ा मुश्किल रहा। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या लगता है कि आपको जीना है, अगर आपको ज़िंदगी मिल गई है फिर से नहीं, तो आपको अच्छे से जीना है उसको। शुरुआत मैंने की अपना फिर से स्कूल ज्वाइन किया। 1 मंथ के बाद मुझे लगा कि शायद घर पे रहूँगी तो इसी बारे में सोचूंगी तो डिप्रेशन में चली जाऊंगी। तो फैमिली को बड़ी मुश्किल से मनाया इस बारे में कि मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। उनको लगता था कि तुम अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, तुम सिर्फ रेस्ट करो, हम चाहते हैं कि तुम बिल्कुल हेल्दी रहो, रेस्ट करो, कोई काम नहीं करना है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि शायद मेरी खुशी इसमें है, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। अब आप इतने सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने कहा आप मुझे एक मौका दे दें, अगर मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी लगेगा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली छोड़ दूँगी। बड़ी मुश्किल से मनाया। तो फिर मैंने फिर से, अब मेरी लाइफ जो है वो शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी दौड़ रही है, बड़े अच्छे से कर रही हूँ, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को। बहुत अच्छी। एक अहम सवाल, जो आपका साथी, आपके पतिदेव या हस्बैंड, उनका रिएक्शन और उनका साथ कैसा रहा? उन्होंने आपका कितना मनोबल बढ़ाया और किस तरह से आपका साथ दिया? देखिए, जैसे ही आपने मेरे हस्बैंड का नाम लिया मेरे मुंह पे स्माइल आ गई जी। तो शायद ये स्माइल ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी कि हस्बैंड तो नहीं, वो मेरे लिए मेरे फ्रेंड हैं। बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड हैं हम लोग। जब पता चला था, मैं नहीं रोई थी इतना जितना मेरे हस्बैंड रोए थे। तो मैंने उनको कहा था बड़े मजाक के मूड में, मैंने कहा शायद इनके स्माइल आ जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ मैं, इतनी जल्दी तुम मुझसे बच जाओ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ, 6-7 महीने मेरी लाइफ के अब डिफ़िकल्ट आने वाली हैं, बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी तो घबराओ मत। तो सच में वो बहुत रोते थे, उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया क्योंकि मुझे तो स्ट्रांग होना था। बिल्कुल। अगर मैं टूट जाती तो शायद मेरी पूरी फैमिली टूट जाती। लेकिन थ्रू आउट मेरी ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया। शायद मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से अच्छी फैमिली, इतने अच्छे हस्बैंड मुझे मिल पाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले का धन्यवाद देती हूँ। ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। बस एक लाइन में आपने कंप्लीट कर दिया कि एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो शायद यही वजह है जो आपने भी कहा कि आपके चेहरे की मुस्कान बताती है। वो एक परिभाषा भी है हानि जी कि एक औरत का जो रहन सहन या जो उसका चेहरा अगर खिला हुआ है तो समझिए उसका साथी बहुत अच्छा है, उसको समझने वाला है, बिल्कुल, उसके वजूद को जिंदा रखने वाला है, उसको ही नहीं। तो आपके वजूद को भी उन्होंने जिंदा रखा, आपका भी बहुत साथ दिया, तो इसके लिए आप मुबारकबाद के बहुत हकदार हैं। तो आपका जो ये सफ़र रहा, सचमुच देखा जाए तो जिस तरह आसान शब्दों में, जिस तरह आपने आसानी से ये सब बताया, शायद वो उतना आसान नहीं था। वो रातें आज भी आपको याद होंगी जो आपने इतना पेन में काटी होंगी। लेकिन बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कठिनाइयाँ जरूरी नहीं है अच्छा या बुरा। बीमारी शरीर नहीं देखता कि किसका है। अगर आप किसी बीमारी की पकड़ में आ जाते हैं तो आप अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। तो मेन जो आपने बताया कि उससे आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से लेती हैं उस चीज़ को। आपने जिस तरह से, जिस हौसले से आपने इन चीज़ों को ओवरकम किया और इन चीज़ों से जीत पाई, उसके लिए तो मैं आपको सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। और अपने दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हनी जी ने आज बहुत सारी ऐसी हमें जानकारी दी हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। और मेरा मकसद भी इस अपने पॉडकास्ट के जरिए यही बताना था कि कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल इतना नहीं होती कि नामुमकिन है उनसे जीत पाना। आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है
जो इन बीमारी से निकली भी हैं और एक अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी जी रही हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इन्होंने बाद में बताया कि उतना आसान नहीं रहता अपने आप को पटरी पे ले आना, अपने आप को ज़िंदगी में उसी तरह से ढाल लेना। कुछ अपने शरीर को, कुछ अपने मन को समझाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन जीत आप ही की होती है। तो हनी जी, जो अब तक आपने अनुभव किया है, सीखा है, उसके बाद फ्यूचर को लेकर आपके कुछ प्लान्स हैं? आपने कुछ सोचा है कि आप लोगों से जुड़ेंगी या क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए, मैंने सोचा है ऐसा कि कुछ एक ऐसी सोसाइटी, ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके द्वारा हम लोग लोगों को जाके, स्पेशली लेडीज़ को जाके उनके हेल्थ को लेके अवेयर कर सके, अवेयरनेस फैला सकें जी। देखिए, शहरों में तो सोशल मीडिया का इतना यूज़ है कि आप खुद से ही सर्च करके कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन दूर दराज गाँव में लोगों के पास, लेडीज़ के पास ना तो वैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ना इतनी नॉलेज है कि वो रिसर्च कर सकें, ढूंढ सकें कि क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो वो हमारे साथ जुड़ें ताकि हम एक कोई ग्रुप या सोसाइटी बना सकें और हम ये डिजीज़ को लेके अवेयरनेस फैला सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हनी जी, आपने इतना कीमती वक्त और अपनी इतनी कीमती जानकारी कोई भी शायद साझा ना करे। बहुत सारी औरतें होती हैं जो, जैसे हमने शुरू में बात की, कि नहीं बताना चाहते अपनी बीमारी के बारे में, कोई भी नहीं बताना चाहते। तो आप इतनी बहादुर हैं और आपके परिवार को मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आपका उसमें साथ भी दिया और आपको यहाँ आने के लिए भी स्वीकृति दी कि आप बताएं सबको कि किस तरह से होता है, और जो आपने मेडिकली भी, इमोशनली भी सब चीज़ों को अच्छे से बखूबी बताया, उसके लिए मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं तो इवन आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सब लोगों को मैं थैंक यू बोल पाई, क्योंकि हर किसी के पास जाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। अगर मैं फिर भी किसी का नाम लेना भूल गई हूँ, 6 मंथ्स मैं ज़रूर बताऊंगी। जो 6 मंथ्स मैं जम्मू में रही अपने रिलेटिव्स के यहाँ, मेरे हस्बैंड के नान के साइड से, जैसे उनके मामा जी, मामी जी, उनकी कज़न्स, जिन्होंने 6 मंथ्स अपने घर में रखा और इतने अच्छे से लुक आफ्टर किया मुझे, उनका सबसे पहले तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी। जो कुछ भी मैं आज जैसे बैठी हूँ तो वो उन लोगों की बदौलत है। उन सब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर्स, सब ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की है। मेरी जो स्लीपलेस नाइट्स थी, जी जागे हैं साथ मेरे सभी। बहुत मुश्किल समय रहा, लेकिन सबने मेरा साथ दिया, तो उसके लिए मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। तो ये ना, जो आप बोल रहे थे कि सबने आपका साथ दिया, शायद ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि अब मान लीजिए अगर किसी लेडी के साथ उल्टा है, उसका परिवार, मतलब शायद हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम बदल जाते हैं। अच्छा, इसको ये प्रॉब्लम है, ओहो, अब उनको ये पड़ जाता है कि घर का काम कौन करेगा, घर कौन संभालेगा, अब तो ये हो गया। मेरे साथ एक पेशेंट थी हॉस्पिटल में, जिनके साथ मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा था। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ कौन आई हैं, ये कौन आती हैं हर बार आपके साथ कीमो करवाने के लिए, तो मैंने एड्रेस किया कि मेरी मम्मा आती हैं। तो मेरा बोलने का स्टाइल भी ऐसे, मम्मा आती हैं, तो कोई जज नहीं कर पाएगा शायद कि वो अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रही हैं। अच्छा, कहते मम्मा आते हैं तो इन लॉज। मैंने कहा ये मेरी मदर इन लॉ ही हैं। कहते ओ, आप दोनों का जो रिलेशन देखने को मिलता है, ये ऐसा नहीं लगता है कि आपकी मदर इन लॉ है, ऐसे लग रहा है कि माँ बेटी हैं। इतने प्यार से वो आपको खुद से अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, आपकी पूरी सेवा करती हैं यहाँ बैठ के। तो इस मामले में कहते हैं आप बहुत लकी हैं, आपने ज़रूर कुछ ऐसा काम किया होगा जो आपको ऐसी फैमिली मिली है। मेरे साथ कहती उल्टा है। मुझे जब कहती मेरे डिजीज़ के बारे में मेरी फैमिली को पता चला, मेरी मदर इन लॉ को, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक तो पहले से ही एक बेटी थी, ऊपर से आपकी तुम्हारी ये बीमारी, भाई तुम्हें तो सारे घर के काम करने पड़ेंगे, हमसे तो नहीं होंगे। तो वो कहती थी हर कीमो के बाद मैं 2 घंटे हार्डली रेस्ट करती हूँ और फिर मैं किचन में चली जाती हूँ। तो सारे काम जो है वो मैं खुद से कर रही हूँ। इवन उनको 3rd स्टेज का था, तो उनकी ब्रेस्ट भी रिमूव कर दी थी और इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो घर के सारे काम कर रही थी। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को यहाँ पे 3 मंथ्स हो चुके हैं और मैं 3 मंथ सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं है। मेरे पापा सुबह आते हैं,
मुझे 6 बजे उठाने के लिए वो मुझे मेरी मेडिसिन दे के जाते हैं, फिर वो आधे घंटे में आएंगे। पापा फिर वो मतलब फादर इन लो, मैं ज़रूर बताना, मैं पापा का नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। पापा ने बहुत सेवा की है मेरी, सच में। वो शुरू से, अभी तो बीमारी के बाद नहीं मैं कह रही हूँ, बीमारी से पहले भी वो कहते थे कि बहू तो कहीं भी नहीं है, ये बेटी है हमारी, हम इसको अपनी बेटी बना के लाए हैं। तो पापा की सुबह 6 बजे ड्यूटी मेरे साथ शुरू हो जाती थी। सुबह उठाएंगे, मेडिसिन देंगे, फिर आधे घंटे बाद आएंगे, आलमंड्स लेके आएंगे, फिर दूध लेके आएंगे। मतलब उनका फुल ऑन पूरा दिन मेरे साथ ही होता था। फिर खुद उठाएंगे मुझे बेड से, वॉशरूम तक छोड़ने जाएंगे, ब्रश करवाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करवाएंगे, फ्रूट्स, अब तुम ये ले लो वो ले लो। इतनी ज़्यादा सेवा शायद मैं नहीं कर पाऊँ उनकी। अगर मेरे अपने पापा भी होते तो शायद वो इतनी सेवा नहीं करते जितनी पापा ने मेरी की है। तो बहुत खुश नसीब हैं ये, लेकिन बहुत चंद लोग होते हैं जो इतने खुश नसीब होते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं। तो उन परिवारों से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर कि किसी भी औरत की जो उपस्थिति है या जो उनकी हाजिरी है अपने घर में, वो बहुत अहमियत रखती है, उनका वजूद बहुत अहमियत रखता है। जिस तरह से वो अगर शारीरिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो इमोशनली भी सपोर्ट करें उनका, तभी वो शायद ज़िंदा रह पाएंगी, मानसिकता से भी और शरीर रूप से भी। तो ये मेरी सचमुच सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर घर की चाहे बहन, बेटी, बहू कोई भी हो, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जा रही हैं, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, तो उनको सपोर्ट करें, उनको समझें, तभी वो लड़ पाएंगी, उनका हौसला बढ़ेगा। तो जिनका मैं दिल से धन्यवाद कहूँगी, जिन्होंने मुझे हनी जी के बारे में बताया, वो मेरी बहुत ख़ास दोस्त भी कह सकती हूँ, ज्योति जी। ज्योति जी, ऑन कैमरा में आपका धन्यवाद कहूँगी कि आपने मुझे हनी जी के बारे में बताया और इनसे मेरी मुलाकात करवाई। थैंक यू सो मच। तो फिर से मैं एक बार धन्यवाद देती हूँ हनी जी आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर और आपसे इन सारी बातों को जानकर। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद तो आएगा ही और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली होंगी। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और ज़रूर देखें। धन्यवाद।